Hello everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class, today we will proceed with the topic of staffing process. Before proceeding with the lecture class, मैं आपको पहले ही बता दूं ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है. इसके अंदर आप देख सकते हो स्टाफिंग प्रोसेस में कितने सारे स्टेप्स हैं. एंड क्लास आपको एक एक स्टेप को बहुत डिटेल में समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि केस स्टडी जब आएगी तो उस केस स्टडी में कंप्लीट केस आपको गिवन होगा. उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि विच स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस हैव बीन कंप्लीटेड या येट टू बी कंप्लीटेड. तो आपको सभी स्टेप्स को लेके आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. आप क्लास आप ध्यान से देखो, मैंने क्यों ये जो 5 स्टेप्स हैं ये ब्लैक से लिखे, रेस्ट 3 ब्लू से लिखे, इनके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है. तो क्लास सबसे पहले ये समझो, स्टाफिंग प्रोसेस में ओरिजिनली होते हैं 5 स्टेप्स. ठीक है, ये 5 स्टेप्स है मेन स्टाफिंग प्रोसेस के. कौन कौन से? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं मेन जो स्टाफिंग प्रोसेस के हैं. लेकिन क्लास एक चीज आपको और पढ़नी है, वो फर्म्स या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता. क्लास जनरली क्या होता है कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर एम्प्लॉयज को लेकर एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका काम ही होता है सारी डीलिंग्स करना रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, उन्हें हायर करना और उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनकी ओरिएंटेशन करवाना, उनकी प्रॉब्लम सुनना. ये सब काम के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ठीक है, तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, मार्क माय वर्ड्स, जिनके अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स का, उन्हें ये 5 स्टेप्स करने होते हैं. लेकिन क्लास जिन फर्म्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता उनको ये सारे के सारे 8 स्टेप्स करने होते हैं, यानी 3 मोर स्टेप्स आर इंक्लूडेड. ठीक है, ये 5 स्टेप्स उनके लिए हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनके पास सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है. एंड ये 8 स्टेप्स उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जिनके पास सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है, विदाउट सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. इज दैट क्लियर क्लास? पहले तो ये चीजों को लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है. सबसे पहले मैंने ये चीज क्लियर करी है कि जिनके पास सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो 5 स्टेप्स करेंगे, जिनके पास सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है उनको ये स्टाफिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? 8 स्टेप्स होते हैं. 3 मोर स्टेप्स ऐड हो जाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन. ठीक है, आप क्लास अब ये सोच रहोगे कि अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में लिखो, तो क्लास जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टाफिंग प्रोसेस का 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का लेंथी क्वेश्चन आता है, तो क्लास अब एक्सप्लेन इन 5 स्टेप्स को करोगे. बट आप सेफर साइड के लिए ये लिख दोगे कि इन केस the firm doesn't have a separate HRD, मतलब human resource department, so it will complete 3 more steps and आप उनके नेम लिख के छोड़ दोगे बस. ठीक है, मतलब आपने 5 स्टेप्स एक्सप्लेन करे एंड बाकियों का आप नाम लिख के छोड़ दोगे टू बी ऑन सेफर साइड. लेकिन क्लास केस स्टडीज में ये देखा गया है कि केस स्टडीज जब आती हैं तो केस स्टडी के अंदर कोई भी स्टेप आ सकता है, कंपनसेशन भी आ सकता है, प्रमोशन करियर प्लानिंग भी आ सकता है. केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी को बहुत डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है, लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो लर्न करनी है, क्योंकि केस स्टडी में क्लास कोई भी स्टेप आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है. पहले ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ. नाउ क्लास लेट्स प्रोसीड विद ईच स्टेप इन डिटेल. यस क्लास, द फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. मैन पावर का यहाँ पे मतलब है एम्प्लॉयज. ये एस्टिमेट करना कि बेसिकली हमें कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए. It involves determining and forecasting manpower needs of the organization. ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाए कि उसके एम्प्लॉयज की क्या नीड है. क्या नीड का मतलब होता है नंबर, कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए एंड किस टाइप के चाहिए. टाइप का मतलब होता है क्या पर्टिकुलर स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, नॉलेज हमें उस एम्प्लॉयज के अंदर चाहिए. ठीक है, तो नंबर कितने चाहिए एंड किस टाइप के एम्प्लॉयज, यानी किस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन या स्किल्स के हमें एम्प्लॉयज चाहिए. क्लास जो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट स्टेप है इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. इसके अंदर हम वर्कलोड एनालिसिस करते हैं, वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं एंड देन वी कंपेयर. ठीक है क्लास, वर्कलोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस अपने आप में 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है.
वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब, कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर मतलब कितने एम्प्लॉयज आपको चाहिए और किस टाइप के चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ कि हमें 20 PRTs चाहिए, प्राइमरी टीचर्स, ठीक है। हमें 10 एनटीटीज चाहिए, नर्सरी टीचर्स, समझ रहा। हमें 50 TGT चाहिए, ग्रेजुएट टीचर, एंड हमें 20 PGT चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? इसको थोड़ा लिख देती हूँ। एंड हमें 20 PGT चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने स्कूल में हमें कितने नंबर एंड किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। PRTs 20, NTT 10, TGT 50, PG 20 हमने लिख दिया कि हमें इतने टीचर की इस नंबर और इस टाइप के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। वर्कफोर्स एनालिसिस, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे हमारे पास कितनी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक स्कूल को चलाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें इतने नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम देखेंगे हमारे पास है क्या। हमने लिखा, हम पहले देखते हैं PRTs हमारे पास 20 है, NTT हमारे पास 10 है, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। TGT हमारे पास 45 है एंड PGT हमारे पास 18 है, ठीक है क्लास। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। अब क्लास हम करेंगे कंपैरिजन। 20 PRTs चाहिए थे, हमें 20 PRTs हैं, ओके। 10 NTT चाहिए थे, 10 NTT हैं, ओके। 50 TGT चाहिए लेकिन हमारे पास सिर्फ 45 TGT हैं। 20 PGT चाहिए पर हमारे पास सिर्फ 18 PGT है। तो हमें कंपैरिजन करके पता चला क्लास कि हम जो है अंडर स्टाफ है। अंडर स्टाफ मीन्स जितना स्टाफ हमारे पास होना चाहिए उससे कम स्टाफ है हमारे पास। ऐसे केस में हम क्या करेंगे क्लास, ऐसे केस में जो स्टाफिंग के नेक्स्ट स्टेप है जो हम पढ़ने वाले रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, हम वो स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमें पता चलता है कि हम अंडर स्टाफ है, हमारे पास स्टाफ कम है, तो हम नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो प्रोसीड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्लास अगर उल्टी होती थी, हमें 50 TGT की रिक्वायरमेंट है, वहां पर 51 TGT होते एंड 20 PGT की रिक्वायरमेंट है, वहां पर 20 PGT होते, इस तरह से। तो इस केस को बोलते हैं क्लास ओवर स्टाफ। ऐसे केस में हम ओवर स्टाफ होते यानी जितने स्टाफ की हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा स्टाफ जो है हमने अपॉइंट कर रखा है। ऐसे केस में क्लास कंपनी दो चीजें करती है, ध्यान से सुनो, ये छोटी छोटी चीजें NCERT में मेंशन है, मैं वही चीजें डिस्कस कर रही हूँ। ओवर स्टाफ होने के टाइम पे कंपनी दो चीजें करती है, या तो वो ट्रांसफर करती है कि अगर स्कूल की दूसरी ब्रांच है तो ये जो एक्स्ट्रा स्टाफ है हम इसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे, या फिर कंपनी करती है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी, यानी कि जो लेस एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उनको फायर आउट कर दिया जाएगा, उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, समझ गए। तो हमें वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस से पता चलता है कि हम अंडर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ है। अंडर स्टाफ है तो फर्दर स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ओवर स्टाफ है तो या तो ट्रांसफर करते हैं, रिट्रेंचमेंट करते हैं, ठीक है। वर्कलोड में आपने देखा कितनों की रिक्वायरमेंट है हमें टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्कफोर्स में हम देखते हैं कितने हमारे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है। उनके कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि वेदर वी आर अंडर स्टाफ्ड और ओवर स्टाफ। फिर जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? यस क्लास, आवर नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है क्लास? जनरली लेमैन लैंग्वेज में रिक्रूटमेंट को समझा जाता है कि कंपनीज जब न्यू एम्प्लॉयज को हायर करती है, सेलेक्ट करती है, उसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। बट ऐसा नहीं होता, आपको रिक्रूटमेंट स्टेप को एक्चुअल में समझना होगा कि रिक्रूटमेंट का एक्चुअल में मीनिंग है क्या। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब आप एप्लीकेंट्स को इंड्यूस करते हो, उन्हें एनकरेज करते हो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, दैट इज रिक्रूटमेंट। ये होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि आपने सामने वाले एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज भी नहीं, अभी तो वो एप्लीकेंट्स हैं, आपने एप्लीकेंट्स को, कैंडिडेट्स को एनकरेज करा कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। उस एप्लीकेशन तक जब वो अप्लाई कर रहे हैं कंपनी में, वो है रिक्रूटमेंट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, प्रोस्पेक्टिव मींस जो आपके एम्प्लॉयज बन सकते हैं।
and inducing them to apply for jobs in the organization. You are encouraging them that they apply for job for your company in your company. जैसे क्लास में आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर तो हम जो है, हम क्या मतलब कोई भी कंपनी जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती है, ठीक है, कि टीचर्स वांटेड या ड्राइवर वांटेड, जो भी है एडवर्टीजमेंट दी उन्होंने, ठीक है। तो क्लास जब वो एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देके दे आर एनकरेजिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब। एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि ड्राइवर की आवश्यकता है, भाई यहाँ पे कांटेक्ट करे, इस दिन आके यहाँ मिले, इतनी सैलरी, जो भी है वॉट एवर इन्फॉर्मेशन, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करना चाहते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट what they're trying to do, they are trying to encourage job candidates to apply, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट का एम क्या होता है? टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। रिक्रूटमेंट ये चाहता है कि पूल, काफी सारे लोग अप्लाई करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मिलेगा। खुद सोचो, एक जॉब के लिए 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक जॉब के लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ पे 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं वहां चांस है बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का। जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट या सूटेबल कैंडिडेट को ढूंढने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में बी प्रेफर्ड। क्लास इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट काफी डिटेल टॉपिक आगे, मैं भी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जस्ट लाइक अ ट्रेलर। इंटरनल मीन्स जब आप कंपनी के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, एंड एक्सटर्नल का मतलब होता है जब आप कंपनी के बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रहे हो। इंटरनल मीन्स कंपनी के अंदर से ही, प्रमोशन से, ट्रांसफर से आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, एंड एक्सटर्नल वही आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी, आपने फैक्ट्री के गेट पे लिख दिया ड्राइवर की आवश्यकता है, तो जब आप कंपनी के बाहर से लोगों को एनकरेज कर रहे हो कि वो अप्लाई करें तो वो एक्सटर्नल है, और कंपनी के अंदर से ही कर रहे हो तो वो इंटरनल है। बट ये टॉपिक बहुत डिटेल में आगे जाके तो हम इसे तभी डिस्कस करेंगे, अभी हम इस पर टाइम नहीं लगा रहे। मेरा मेन एम है कि आपको रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्लियर हो, कि रिक्रूटमेंट का मीनिंग है आप अपने कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हो और उन्हें एनकरेज कर रहे हो कि वो आपकी कंपनी में अप्लाई करें। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप क्लास। इस क्लास अब रिक्रूटमेंट हो गई, आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, काफी सारे लोगों ने अब जॉब के लिए आपकी कंपनी में अप्लाई कर दिया। आप लोगों ने अप्लाई करा है, कुछ 150-160 लोगों ने अप्लाई कर दिया, एंड आपकी कंपनी में पोस्ट है सिर्फ 5, ठीक है। सपोज करो 160 लोगों ने अप्लाई कर दिया एंड पोस्ट कितनी है? 5। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन, कि उन 160 लोगों में से जो बेस्ट 5 कैंडिडेट्स हैं अब हमें उन्हें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो नेम से ही सभी स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे कि जितने लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें से जितनी हमें वैकेंसी, मतलब जितने लोग हमें रिक्वायरमेंट है, हम उन बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स डेवलप्ड थ्रू रिक्रूटमेंट। यानी रिक्रूटमेंट से जो भी पूल आपका डेवलप हुआ है उसमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। क्लास सिलेक्शन प्रोसेस के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब आप एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे तो सिर्फ ये 2 लाइनों की डेफिनेशन लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको ऑब्जेक्टिव्स जरूर मेंशन करने हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, कि कंपनी एक प्रॉपर पूरा स्टेप वाइज सिलेक्शन प्रोसेस क्यों बनाती है। एंड क्लास अभी आगे जाके आप चैप्टर में देखोगे कि सिलेक्शन प्रोसेस के भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको अभी पढ़ने हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? नंबर 1, इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट अमंग अवेलेबल, कि जितने अवेलेबल है उनमें से ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट मिले, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स होते हैं जो उन सभी हर्डल्स को क्रॉस कर करके आगे बढ़ता है, यानी वो बेस्ट आपको एम्प्लॉय मिल गया। दूसरी बात, इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम ऑफ दोज सेलेक्टेड, यानी कि जो लोग सेलेक्ट हुए उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि इतने सारे स्टेप्स क्लियर करके हम आगे आए हैं। एंड कन्वेज टू देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the seriousness with which the things are done in the organization. and class on new employees पे ये impression बनाना बहुत जरूरी है कि organization में काम कितना seriously होता है। समझ लो, अगर आप उन्हें एम ही रख लोगे, बड़े इजी से इंटरव्यू लेकर रख लोगे तो समझ जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन भी एम ही सी है। तो क्लास आपको उनके ऊपर अपनी कंपनी का फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है। तो जब आप जितना आप बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस या जितना सीरियसली आप सिस्टमैटिक आप सिलेक्शन प्रोसेस रखोगे, उन एम्प्लॉयज को एक चीज तो कन्वे हो जाएगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है
वो बहुत सीरियसली होता है। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये वो फर्स्ट इंप्रेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू कैंडिडेट या न्यू एम्प्लॉय को कन्वे करती है। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है क्लास जो मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस को जनरली एक नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। ये चीज ऑल्दो एनसीईआरटी में एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉमन टर्म है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली जितने लोग कंपनी में अप्लाई करते हैं, सपोज फॉर 160 लोगों ने अप्लाई करा, आपने 5 को सेलेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट कितने हो गए? 155। तो कहते हैं जनरली जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट। समझ रहे हो कि जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इस वजह से सिलेक्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रोसेस। ये बड़ी जनरल सी टर्म थी तो मैंने डिस्कस कर ली, अदरवाइज इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से बस माइंड में क्लियर करने। Yes class, next step is very simple, placement and orientation. क्लास सबसे पहले समझते हैं प्लेसमेंट का मीनिंग। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप सिलेक्टेड एम्प्लॉय को उसको जॉब या जो भी उसकी पोजीशन है आप उसे असाइन कर देते हो कि ठीक है भाई, नाउ यू आर सिलेक्टेड, अब आप सिलेक्ट हो गए फॉर द पोस्ट ऑफ परचेज मैनेजर। आपने उसको उसकी जॉब, उसकी पोस्ट असाइन कर दी, स्पेसिफिक पोस्ट, स्पेसिफिक जॉब जिसके लिए आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करा, जब आप उसे असाइन कर देते हो वो होता है प्लेसमेंट। सिंपल स्टेप। ओरिएंटेशन भी बहुत सिंपल है। ओरिएंटेशन या जिसका एक और नाम होता है इंडक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय है अब आप उसे फैमिलियराइज करा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से और कलीग से, एम्प्लॉय से, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी से आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उसको बता रहे हो। ये सब पता हम क्यों करते हैं? ताकि एम्प्लॉय को एकदम स्ट्रेंज ना लगे, उसे अजीब या नया नया ना लगे, उसे एक बिलोंगिंगनेस फील हो। तो जो फर्स्ट डे होता है आपका ओरिएंटेशन का, उस दिन आपको काम नहीं दिया जाता, उस दिन आपको वर्क प्लेस के अराउंड लेके जाया जाता है, बताया जाता है यहाँ कैंटीन है, यहाँ वॉशरूम है, ये हमारा कुछ भी इनफॉर्मल गैदरिंग एरिया है, कैफेटेरिया है। मतलब आप उसे फैमिलियराइज करा रहे हो, आप उसे उसके सुपीरियर से मिलवा रहे हो, सबऑर्डिनेट से मिलवा रहे हो और एम्प्लॉय से फैमिलियराइज करा रहे हो। आप उसे कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज बता रहे हो। क्लास इसको ऐसे समझो जैसे जब कॉलेज में आप लोग जाओगे तो जो फर्स्ट डे होता है ओरिएंटेशन डे होता है। अब मैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है ओरिएंटेशन डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बहुत बड़े लेवल पे ओरिएंटेशन डे होता है फर्स्ट डे। एंड उस दिन हमें कोई पढ़ाई नहीं होती, हमें सिर्फ फैमिलियराइज कराया जाता है कॉलेज के कल्चर के बारे में, कॉलेज के क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, क्या फेस्ट होते हैं, प्रिंसिपल कौन है, एचओडी कौन है हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट का, मतलब हमें फैमिलियराइज कराया जाता है। तो ये है ओरिएंटेशन। सेम होता है जॉब लाइफ में। ठीक है, तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन बहुत सिंपल स्टेप है। प्लेसमेंट का मतलब आपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को स्पेसिफिक जॉब या पोस्ट असाइन कर दी, एंड ओरिएंटेशन मतलब आपने उसे फैमिलियराइज करा दिया विद द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उसे कुछ न्यू और स्ट्रेंज फील ना हो जब वो अपना काम शुरू करे। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? आपको पता है जब भी आपको कोई एक जॉब मिलती है या आपको एक पोस्ट या पर्टिकुलर जॉब असाइन होती है तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। उस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पीछे लॉजिक क्या है कि आपको आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो नॉलेज है वो और एनहांस हो। भाई आप पढ़ के तो आए हो, आप क्वालिफाइड तो हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्टिकुलर जॉब है जिसके लिए उसने आपको रखा है वो आप और अच्छे से कर पाओ और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से कर पाओ, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है क्लास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब किसी एम्प्लॉय को मिलती है तो वो अपने काम को और ज्यादा अच्छे से सीख जाता है और वो और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल कह सकते हो इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करता है। जब सभी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलती है, सभी एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, तो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ती है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको एग्जाम में जरूर लिखनी है, ध्यान रखना, केस स्टडी में ये लाइन है, आइडेंटिफाई कर लेना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपकी सिर्फ जो प्रेजेंट जॉब है सिर्फ आपको उसके लिए पॉलिश नहीं करती है, बल्कि क्लास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जो आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो आप स्किल्स सीखते हो, वो आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करती है। कल को आप प्रमोशन के लिए कहते हैं एक सूटेबल कैंडिडेट बन जाते हो, क्योंकि जब आप कोई चीज सीख रहे हो, जब आप कोई चीज लर्न कर रहे हो तो प्रेजेंट जॉब तो अच्छे से करोगे ही करोगे, आपके करियर ऑप्शंस आगे और ज्यादा खुल जाते हैं।
This step involves improving the job knowledge and competence of employees in order to enable them to perform their jobs efficiently. भाई employees की job knowledge, उनकी competence बढ़ाई जाती है ताकि वो अपनी job को बहुत अच्छे से कर पाए. Next line. Training and development not only improves the knowledge and skills for present job. सिर्फ present job की skills को improve नहीं किया जाता, but also improves the competence for career growth. एंड आपको करियर ग्रोथ के लिए भी आपकी स्किल्स नॉलेज कॉम्पिटेंस बढ़ाई जाती है. क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के तो अपने इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही उनके पास ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं अपने खुद के. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो इतनी बड़ी नहीं होती उनके टाइप्स होते हैं विद सम इंस्टीट्यूशन, कोलैबोरेशन होते हैं किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ जो उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अपने इन हाउस सेंटर से ट्रेनिंग के, कुछ ऑर्गेनाइजेशन टाई अप्स करती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ जहां उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है. अब क्लास ये हमने वो 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए जो मेन स्टाफिंग प्रोसेस के हैं. अब मैं आगे के वो 3 स्टेप्स आपको समझाने वाली हूँ जब कब करती है ऑर्गेनाइजेशन, जब उसके पास सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दोस 3 स्टेप्स. यस क्लास, अब ये लास्ट 3 स्टेप्स हैं लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल. क्लास परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, इवैल्यूएट करना कि एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म करा है, उसे जो काम दिया गया उसने कितने अच्छे से परफॉर्म करा है, उसे बोलते हैं क्लास परफॉर्मेंस अप्रेजल. सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट. यानी आपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किया था, जैसे कि एक मंथ में इसको 500 यूनिट्स बनाने, एक एम्प्लॉय को एक मंथ में 500 यूनिट्स बनाने, ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया था. फिर आपने देखा एक महीने में उस एम्प्लॉयज ने 600 यूनिट्स बना ली, तो आपने उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा कि एक स्टैंडर्ड था 500 यूनिट्स एंड एम्प्लॉय ने 600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, तो आपने उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करी, आपको उसका पोटेंशियल दिखा कि हाँ ये एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है जो काफी मेहनत कर सकता है और इसके अंदर ग्रो करने के सारे आप कह सकते हो ना ट्रेड्स हैं. तो सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड टारगेट उसे पहले से ही पता थे, एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, एंड एम्प्लॉय के अंदर डेवलप करने का कितना पोटेंशियल. प्लस परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन एम क्या होता है कि आपको वो एम्प्लॉयज मिल जाए जो टैलेंटेड है एंड उनको आप कल को प्रमोट कर सको, उनकी आप करियर ग्रोथ के बारे में सोच सको, जिन्हें आप हायर पोजीशंस पे प्लेस कर सको. एम इज टू डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर बेटर असाइनमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, कि आप उसे एक बेटर असाइनमेंट दे सको, प्रमोट कर सको. जैसे क्लास आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है, एक स्टैंडर्ड होता है 100 मार्क्स, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाता है कौन कितने मार्क्स ला रहा है. ठीक है, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है ना कि आपने कैसा परफॉर्म करा. सिमिलरली समझ लो एम्प्लॉय की रिपोर्ट कार्ड है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जा रही है, उसको जो टारगेट दिया था उसके रिगार्ड में उसने कितना क्या परफॉर्म करा है, अगर वो टैलेंटेड है तो उसे बेटर असाइनमेंट, प्रमोशन या बेटर आप कह सकते हो हेडक्वार्टर में ट्रांसफर किया जाए. परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं क्लास. डिफाइनिंग द जॉब, आप एम्प्लॉय को उसकी जॉब डिफाइन कर देते हो कि तुम्हारे ये काम है और तुम्हें ये करना है, आपने उसको जॉब डिफाइन कर दी. अब उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक. फिर आप एम्प्लॉय को फीडबैक दे रहे हो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम करा या तुमने अच्छा नहीं करा, तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे पीटीएम में होता है. तो यू आर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द एम्प्लॉय. तो 3 स्टेप्स क्या हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के? डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक. उसके बाद आता है क्लास प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, जो जस्ट इसके बाद आता है. जिन एम्प्लॉयज में आपको पोटेंशियल दिख रहा है, जिनके अंदर आपको दिख रहा है कि हाँ इनके अंदर टैलेंट है, इनके अंदर आगे बढ़ने का टैलेंट है, आगे बढ़ने की इनके अंदर कैपेबिलिटी है, तो उन एम्प्लॉयज को क्लास आपको प्रमोशन देना चाहिए. क्लास ये भी मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि एम्प्लॉय का जो पोटेंशियल है वो पूरा रियलाइज करे. अगर किसी एम्प्लॉय में आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी है तो उसे आगे बढ़ाया जाए, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है. ऑर्गेनाइजेशन शुड एड्रेस करियर रिलेटेड इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयज. करियर से रिलेटेड उनके करियर के बारे में सोचना, उनकी करियर ग्रोथ के बारे में सोचना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है. एंड प्रमोशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर. प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि उन्हें एक हायर पोस्ट की जॉब देना विद हायर पे, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है प्रमोशन इन करियर प्लानिंग. तो कंपनसेशन, यस क्लास, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है क्लास कि आप एम्प्लॉयज को
किसी भी तरह के पे या रिवॉर्ड, कुछ भी जो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को जा रहा है वो होता है कंपनसेशन। ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गिवन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कोई भी पे, कोई भी रिवॉर्ड जो कंपनी की तरफ से जा रहे हैं वो सब होती है कंपनसेशन। अब उसकी क्लासिफिकेशन है, कुछ होती है डायरेक्ट पेमेंट्स, कुछ होती है इनडायरेक्ट पेमेंट्स। डायरेक्ट पेमेंट्स मींस वेजेस, सैलरीज, बोनस डायरेक्टली एम्प्लॉय को जा रहे हैं, डायरेक्ट कैश के फॉर्म में एम्प्लॉय को दे दिया आपने। इनडायरेक्ट पेमेंट्स होती है जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करा दी एंड उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर भर रहा है, समझ, एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस। वेकेशंस की एम्प्लॉयर ने आपको वेकेशंस दे दी जिसकी सारी पेमेंट खर्चा किसने करा, एम्प्लॉयर ने, तो वो होती है इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट्स के भी दो टाइप होते हैं, टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड मीन जैसे आपको सैलरी मिलती है मंथली या एनुअली, टाइम बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होती है, जैसे पर यूनिट बेस पे आपको पैसा मिल रहा है, जैसे कि वर्कर को पेमेंट मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ही प्रोड्यूस। पर यूनिट के 100 रुपए, 10 यूनिट्स बनाओगे तो 1000 रुपीज, 20 यूनिट्स वर्कर बना रहा है तो 2000 रुपीज। तो टाइम बेस्ड होते हैं, सैलरी मिल गई भाई आपको, मंथली मिल रही है, एनुअली मिल रही है, या वेजेस हैं डेली बेसिस पे मिल रहे हैं। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ये आपके नंबर ऑफ पीस वर्क, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस करी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से तीनों टॉपिक है क्लास, इनको ध्यान से एक बार अच्छे समझ लेना, रीड जरूर करना एक बार। एंड क्लास अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है जस्ट मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।